गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन बिजनेस के जीवित रहने के लिए और इसकी तरक्की के लिए आवश्यक है। अब हम बात करेंगे इसके मीनिंग की। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि उन सभी तत्वों का योग जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं और जिन पर बिजनेस का कोई नियंत्रण नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के निम्नलिखित मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बाह्य शक्तियों का टोटलिटी या उनके यूँ कहें समग्रता। बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी तत्वों का, उन सभी शक्तियों का योग है जो बिजनेस के बाहर विद्यमान होती हैं और जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। यह बहुत सारी ताकतों या शक्तियों का ग्रुप या समूह है, इसलिए इसकी नेचर टोटलिटी है, समग्रता है, योग्यता है। नंबर 2, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। विशेष और सामान्य शक्तियाँ। ये जो फोर्सेस हैं बिजनेस के बाहर विद्यमान होती हैं और इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक, दे आर द फोर्सेस। ये वो फोर्सेस हैं जो अफेक्ट करती हैं किसी इंडस्ट्री की, अफेक्ट द फर्म ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली। एक इंडस्ट्री की फर्म को अलग से उसको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कस्टमर, ग्राहक, सप्लाई करने वाले, कॉम्पिटिटिव फर्म, प्रतियोगी फर्म में, और विनियोजक इत्यादि। नंबर 2, जनरल, सामान्य। ये वो शक्तियां हैं जो सभी फर्मों को बराबर या समान रूप से क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं एक उद्योग में। और ये एग्जाम्पल इसके सामाजिक, राजनीतिक और लीगल और तकनीकी परिस्थितियाँ इत्यादि। नंबर 3, इंटर रिलेटेडनेस, अंतर संबंध। डिफरेंट फैक्टर जो बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, let us suppose that there is a change in the import-export policy। कल्पना करें कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की नीति में नई सरकार के आने से एक परिवर्तन आ गया है और इस केस में नई सरकार का शक्ति में आना और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर परिवर्तन, ये दोनों राजनीतिक और आर्थिक चेंजेस हैं क्रमशः। इसलिए एक चेंज एक फैक्टर में अगर आता है तो वो दूसरे फैक्टर को प्रभावित करता है, इसलिए ये अंतर संबंधित होते हैं। नंबर 4, डायनेमिक नेचर, गतिशील प्रकृति। जैसा कि एनवायरनमेंट ये स्पष्ट है कि बहुत सारे फैक्टर का ये मिक्सचर है, मिश्रण है, और किसी एक या दूसरे फैक्टर के अंदर जो परिवर्तन है वो होता रहता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक गतिशील है। नंबर 5, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। किसी भी फैक्टर के बारे में बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये क्विकली लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, जल्दी जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं। और जो पेशेवर लोग हैं जो बिजनेस की रणनीति सुनिश्चित करते हैं, निर्धारित करते हैं, वो इन लाइकली चेंजेस जो होने वाले भविष्य में जो चेंजेस हैं उनको पहले से ही समझ लेते हैं। और बट दिस इज़ ए रिस्की जॉब, यह बहुत ज़्यादा क्या है, रिस्की माने जोखिम भरा कार्य है। उदाहरण के लिए जो तकनीकी परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं और कोई भी व्यक्ति इसे
तेज़ी से होते हुए यानी कि बहुत तीव्र जो तकनीकी परिवर्तन है, इनकी पॉसिबिलिटी, इनकी संभावना को पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकता, उनका पूरा अनुमान नहीं लगा सकता। कुछ भी किसी भी समय हैपन हो सकता है। और द सेम इज द सिचुएशन ऑफ फैशन, इसी प्रकार से फैशन की भी ऐसी ही स्थिति है। नंबर 6, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सभी जो फैक्टर हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं, इसलिए बिजनेस के ऊपर उनका प्रभाव जांचा नहीं जा सकता, उसे हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते। इसलिए यही कारण है कि इसे बिजनेसमैन इसको फेस करने में बहुत परेशानी महसूस करता है, या बहुत उसको मुश्किल होती है इसे फेस करने में बिजनेस को। और नंबर 7, रिलेटिविटी, संबद्धता। बिजनेस एनवायरनमेंट लोकल कंडीशन से जुड़ा होता है, और दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है बिजनेस एनवायरनमेंट विभिन्न देशों का, और यहाँ तक कि एक ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों का अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का महत्व, यह केवल मीनिंग यहाँ जानना बिजनेस एनवायरनमेंट का पर्याप्त नहीं है। मोर इम्पोर्टेंट जो इसका पहलू है वो ये जानना है कि इसकी स्टडी की आवश्यकता क्यों पड़ी, या हम इसका अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी क्या महत्ता है, क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट की निम्नलिखित तथ्यों से हाईलाइट हो जाएगी। नंबर 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहला प्रस्तावकारी लाभ या पहले चलने वाले का लाभ। द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का अध्ययन हमें अनेबल करता है, योग्य करता है इस बात के ये जानने के लिए कि जो अवसर उपलब्ध है उसे तुरंत जानने के लिए। एक कंपनी जो ज़्यादा सचेत है बाज़ार के अंदर या बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस जो हो रहे हैं उनके बारे में, तो वो क्या होती है, फर्स्ट मूवर होती है। इट टेक्स एडवांटेज ऑफ इट, ये इसका लाभ उठाती है पहला सप्लायर बन करके। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एक कंपनी जिसके पास ये जानने की कैपेसिटी है, जो पॉसिबिलिटी है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, उपलब्ध अवसरों के बारे में, जो संभावना को जानने के अंदर सक्षम है, वो इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी हो सकती है, ज़्यादा उसको लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए एशियन पेंट्स एक लीडिंग कंपनी पेंट इंडस्ट्री की एट वन स्टेज एक स्थिति में लैग्ड बिहाइंड, उसको पीछे छोड़ दिया गया था टेक्नोलॉजी के कारण। दिस वाज स्मार्टली, ये बड़े ही तेज़ी से समझा गया एक दूसरी कंपनी के द्वारा, गुडलेस नैरोलैक जीएन के द्वारा, इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए, दोहन करने के लिए। जो गुडलेस नैरोलैक कंपनी ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक फॉरेन कंपनी के साथ जिसका नाम था कंसाई पेंट्स केपी, इस पर्पज़ के लिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो प्राप्त कर सके। तो केपी ने जीएन को कैथोडिक इलेक्ट्रो डेपोजिशन यानी कि कैड टेक्नोलॉजी उसको उपलब्ध करवाई, और इस आधार पर जीएन जो पूरे के पूरे पेंट रिक्वायरमेंट का कौन सी कंपनी का, ऑफ दी मारुति उद्योग का सारा जो पेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो प्राप्त करने के अंदर योग्य हो गई। इस तरीके से तो जीएन ने बहुत सारे प्रॉफिट कमाए बाज़ार में एंटर करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। यह कंपनी का पहले प्रस्तावकारी लाभ था, यानी कि पहले मूव करने का उसको ये फ़ायदा हुआ। पॉइंट नंबर 2, वार्निंग सिग्नल, चुनौती भरा सूचक, अलॉन्ग विद अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जो बिजनेस के अध्ययन के द्वारा अवसरों की उपलब्धता प्रदान की जाती है,
उसके साथ साथ इसके साथ जो खतरे हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अगर इन खतरों के बारे में जानकारी समय से उपलब्ध होती है तो आसानी से इनका सामना किया जा सकता है या इन्हें समय पर रोका जा सकता है। दिस इज़ पॉसिबल, ये केवल रेगुलरली इन चेंजेस को देखते रहने पर या बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस है उनकी रेगुलर स्टडी के कारण पॉसिबल हो पाता है। और उदाहरण के लिए एक ऐसा समय था जब कस्टमर एक स्लो सप्लाई ऑफ कार्स, बाज़ार के अंदर कारों की धीमी सप्लाई से क्या हो गए थे, डिससेटिस्फाइड हो गए थे, असंतुष्ट हो गए थे। तो मारुति उद्योग जो लिमिटेड है वो शार्प इनफ, वो इतना तेज था कि उसने क्या किया, इस खतरे को भांप लिया, पहचान लिया। नई कंपनियां बाजार में जो एंटर हो सकती है, समय पर इस चीज़ को उसने भांप लिया। बिफोर दी अदर कंपनीज कुड डू एनीथिंग, इससे पहले कि दूसरी कंपनियां कुछ कर पाती, मारुति उद्योग लिमिटेड ने अपनी सप्लाई को कई गुना बढ़ा दिया एंड वाज दस, और वो पॉसिबल थ्रेट या संभावित खतरे के प्रभाव को नलीफाई यानी शून्य करने के योग्य हुई थी। इस प्रकार से जो मारुति ने क्या किया, फोरस्टॉल कर दिया पॉसिबल डेंजर को, किसके माध्यम से, बिजनेस एनवायरनमेंट के माध्यम से। उसने आने वाले खतरे को पहले से ही रोक दिया, उसको वहीं रोक दिया। पॉइंट नंबर 3, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, उपयोगी संसाधनों को दोहन करना, उनका लाभ उठाना। एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे मटेरियल, मशीनरी, मनुष्य और धन इत्यादि। इन रिसोर्सेज की मदद से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, वस्तु और सेवाओं को उत्पादित किया जाता है। एक बिजनेस एनवायरनमेंट से ही रिसोर्सेज को प्राप्त करता है और वस्तुओं और सेवाओं को उसी एनवायरनमेंट को प्रोवाइड भी करता है, प्रदान भी करता है। एक बिजनेस एनवायरनमेंट का जो अध्ययन है वो बताता है कि बिजनेस की एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है बिजनेस की, और व्हाट कैन इट मेक अवेलेबल टू गेट इट्स नीड्स फुलफिल्ड, और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैसे इसे उपलब्ध कर सकता है। और इसलिए इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है कि यूजफुल रिसोर्सेज को बिजनेस एनवायरनमेंट से प्राप्त किया जा सके। नंबर 4, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। रैपिड माने तेजी से बदलते हुए परिवेश में या तेजी से होते हुए परिवर्तन के साथ मुकाबला करना, उसका सामना करना। आजकल बिजनेस बड़ी तेज गति से चल रहा है, रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में बड़ी तेजी से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और वहाँ बिजनेस चल रहा है ऐसी तेजी से बदलते हुए वातावरण में। और विभिन्न फैक्टर्स बिजनेस से जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल कंपटीशन, फैशन और कस्टमर की संख्या, तकनीकी, ये लगातार शीघ्रता से बदल रहे हैं। और चेंजेस बिजनेस को उतनी तेजी से डू नॉट अफेक्ट, उतना उसको प्रभावित नहीं करते एज मच एज द रैपिडिटी ऑफ द चेंजेस। जितनी चेंजेस की मतलब जो स्पीड होती है, जितनी उनकी तीव्रता होती है, इसका मतलब है कि अगर स्पीड ऑफ चेंजेस, परिवर्तनों की जो गति है वो कुछ कम होती है तो इसे कंपैरेटिव आसानी से हम मतलब कि फेस कर सकते हैं। बट टू फेस द रैपिडिटी ऑफ चेंज, लेकिन जो परिवर्तन है अगर उनकी तीव्रता है बहुत ज़्यादा तो उनका सामना करना एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल टास्क है। दिस कैन बी पॉसिबल, यह केवल पॉसिबल हो सकता है लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर नज़र रखने से, लगातार
इसके बारे में सतर्कता रखने से हो सकता है, और इसका साथ साथ इसका अध्ययन करने से ये पॉसिबल हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी, योजना बनाने में और नीति निर्धारण करने में सहायता। बिजनेस एनवायरनमेंट की जो ज्ञान है उसका वो बेसिस माने आधार प्रदान करता है प्लानिंग और पॉलिसी के लिए। उदाहरण के लिए आईटीसी होटल्स ने डिसाइड किया बहुत सारे नए होटल विदेशों में और भारत में भी एस्टेब्लिश करने का, ओनली आफ्टर ए केयरफुल स्टडी, केवल बिजनेस एनवायरनमेंट की सावधानी पूर्वक स्टडी करने के बाद उसने ये डिसाइड किया। दे फेल्ट, उन्होंने ये महसूस किया कि टूरिज्म इंडस्ट्री वाज द बिगर इंडस्ट्री, बिगेस्ट इंडस्ट्री का मतलब सबसे बड़ी इंडस्ट्री वर्ल्ड के अंदर थी, और इट्स फ्यूचर, इसका जो फ्यूचर था वो पर्टिकुलरली विशेष रूप से भारत में बड़ा ही ब्राइट था। और द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ ए स्पेशल इंटरेस्ट, और सरकार का भी इस उद्योग के विकास में बहुत ज़्यादा रुचि उसकी थी, बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, बहुत सारे कारणों से। उदाहरण के लिए फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति और रोजगार में वृद्धि इत्यादि। तो आईटीसी होटल्स ने अपने फ्यूचर की जो स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति को फॉर्मुलेट किया, उसको बनाया, किस आधार पर? इंफॉर्मेशन के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर उसने अपनी फ्यूचर की रणनीति बनाई। इस तरीके से कोई भी अपने कंपटीटर या प्रतियोगी को डिफीट कर सकता है अपनी प्लान को फॉर्मुलेट करके, उसको बना करके। पॉइंट नंबर 6, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, प्रदर्शन में सुधार या कार्य निष्पादन में सुधार। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक संगठन में बिजनेस एनवायरनमेंट का अध्ययन एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। जहाँ तक इसके निष्पादन या प्रदर्शन का सवाल है, इसका संबंध है, तो दोज ऑर्गेनाइजेशन, वे ऑर्गेनाइजेशन जो एक लगातार नज़र रखते हैं इसके ऊपर और इसे करेक्टली, निश्चित रूप से अगर वो इसे सही से इसको एनालाइज करते हैं तो वो डेफिनेटली माने निश्चित रूप से इस रेस को जीत लेते हैं और एक लंबे समय तक वो जीवित रहते हैं, अलाइव रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर वो ऑर्गेनाइजेशन जो इसके बारे में केयर नहीं करते, तो वो इस मार्केट के अंदर या बाजार में वो स्टेड फास्ट यानी कि दृढ़ नहीं रह सकते, टिके नहीं रह सकते और वे भविष्य में क्लोज डाउन हो जाते हैं। इसलिए इट कैन सेफली बी असर्टेड, ये हम सेफली इस बात को सुरक्षित रूप से ये कह सकते हैं, जोर दे करके कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, इट्स प्रेजेंट, अपने वर्तमान को और अपने फ्यूचर को भी इम्प्रूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन के द्वारा उसकी मदद से वो अपने आप के वर्तमान और भविष्य को इम्प्रूव कर सकता है। थैंक यू।